प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी। और कल किसी तकनीकी खामी की वजह से हम जो एनालिटिक फंक्शन वाली जो क्लास कर रहे थे सीआर इक्वेशन के बाद का जो मैटर कर रहे थे उसमें वो हाफ रह गई थी क्लास, उसको हम पूरा करते हैं। कल हमने सुफिशिएंट कंडीशन को देखा था कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो मैंने कहा था कि सीआर इक्वेशंस को वो एग्जिस्ट करे। पर सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करे इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो एनालिटिक हो जाएगा। कल हमने इस बात को देखा था। तो हमने उसको एक नाम दिया था कि वो सुफिशिएंट कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ नेसेसरी है, आवश्यक कंडीशन है। कि अगर कोई आपको लिख के दे दे ये फंक्शन है वो एनालिटिक है तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि अच्छा इसका मतलब ये सीआर इक्वेशन को एग्जिस्ट कर। अगर मैं सीधा बोल दूं कि ये सीआर इक्वेशन को एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि एनालिटिक हो गया फंक्शन। तो मैंने कहा था कि एक पर्याप्त कंडीशन होती है। तो फिर कैसे पता चले कि फंक्शन एनालिटिक है? तो उसके लिए हम सुफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, पर्याप्त प्रतिबंध के बारे में बात करते हैं। पर्याप्त प्रतिबंध होता है कि अगर एक फंक्शन सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर जाए। और सीआर इक्वेशंस कौन सी थी? कल मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर इस शर्त को ये पूरा कर दे तो वो सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर जाएगा। कोई फंक्शन अगर वो सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करे, पहली बात। और दूसरी बात कि जो आपने डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, जो चार आंशिक अवकलन के बारे में बात की आंशिक सीआर इक्वेशंस में, वो कंटिन्यूस होने चाहिए चारों के चारों। अगर वो सीआर जो भी फलन है वो सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर जाए और दो जो चारों आपने सीआर इक्वेशन में जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव आपने यूज़ किए हैं वो अगर सतत हों तो हम फिर फाइनली ये देखो साहब ये एनालिटिक फंक्शन। तो क्वेश्चंस में यही मदद करने वाली है आपकी सुफिशिएंट कंडीशन। क्या है देखो, पर्याप्त प्रतिबंध। यहाँ लोगों के नीचे नाम आ गया होगा, नाम है पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध है आपको, पर्याप्त प्रतिबंध। देखो भाई, क्वेश्चन किस रूप में पूछेगा, पहले पर्याप्त प्रतिबंध का स्टेटमेंट आप रेंडमली याद कर लो, थोड़ा सा ध्यान में रहे आपको। याद तो क्या ही करना है, कह रहा है, लिखा है मैंने, फलन अफजड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि फलन अफजड सीआर इक्वेशंस को संतुष्ट करे। पहली बात तो वो सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात है कि यू व वी में आंशिक अवकलन सतत हो। कल हमने लिखा था कि यू व वी में मतलब यू के भी दो होते हैं। एक यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, एक यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन है। एक वी का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन है और एक वी का वाई के सापेक्ष अवकलन है। हमने यूज किया है यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, चारों है। तो मैं कहूंगा ये u के आंशिक अवकलन है, ये u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, ये u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, ये v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है और ये v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन है। तो चारों आंशिक अवकलन सतत भी होने चाहिए। अगर वो कोई भी फलन है, अगर वो सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर जाता है और ये चारों आंशिक अवकलन सतत भी हो जाते हैं तो फिर फाइनली वो क्या हो जाएगा। कल हमने नेसेसरी कंडीशन में देखा था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो 100 सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करेगा। और अगर वो सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं है सिर्फ कि वो एनालिटिक है। यानी सिर्फ सीआर को देख के पता नहीं लगाया जा सकता कि एनालिटिक। कल हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था कि जैसे बाइक चल रही है। अगर बाइक चल रही है इसका मतलब उसमें छोटी छोटी नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है। आवश्यक प्रतिबंध इसका मतलब एक आवश्यकता उसकी ये है कि उसकी उसमें पेट्रोल है, आवश्यकता है उसकी, सुफिशियंट नहीं है कि चलो ठीक है पेट्रोल हो गया चल जाएगी ना। तो इस वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हो नेसेसरी क्या हो सकता है और सुफिशियंट क्या होता है। तो अगर एनालिटिक है तो 100% सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करे। अगर बाइक चल रहा है तो आजकल तो ईवी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसे आप कहते हो, उनको छोड़ के आप एक बार उसको थोड़ा अलग रखो और पेट्रोल वाले व्हीकल्स के बारे में सोचो। जैसे बाइक है वो पेट्रोल वाली है, तो उसके बारे में अगर सोचोगे तो अगर बाइक चल रहा है तो उसमें पेट्रोल होगा, तो वही कह रहे हैं अगर एनालिटिक होगा तो सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करेगा। एनालिटिक का मतलब बाइक चल रहा है। और अगर सीआर इक्वेशंस का मतलब पेट्रोल मान लो आप, अगर सीआर इक्वेशन यानी सिर्फ पेट्रोल है तो क्या बाइक चल पाएगा? जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि इंजन खराब हो। इंजन का काम कौन करेंगे? ये चारों डेरिवेटिव करेंगे। तो मतलब सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करके इसका मतलब पेट्रोल है और चारों आंशिक अवकलन सतत है, इसका मतलब इंजन भी ठीक है। तो फिर दो ही शर्तें हैं अपने पास। अब आपको कोई टायर पंचर वाली बात रही नहीं तो इसमें दो ही कंडीशन है, एक बार के लिए एग्जाम्पल के लिए देखा है हमने सिर्फ ये। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बैठा लो
कि अगर मैं आपको कह दूं कि देखो साहब ये एनालिटिक फंक्शन है, फिर सी आर इक्वेशन तो एग्जिस्ट करेगी। और अगर मैं कह दूं कि सी आर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मत मान लेना कि वो एनालिटिक, क्योंकि उसके साथ में एक कंडीशन और आएगी, तो हम दोनों को जोड़ के कहेंगे अच्छा सी आर हो गया, आंशिक अवकलन सतत हो गए चारों, अब ये एनालिटिक। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक बार पूछा गया आरयू में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी बताया था मैंने। ठीक है ना, यदि फलन इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि यदि फलन w अपजड w का हो अपजड का हो, एक ही बात है, सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करता है तथा u ए v के आंशिक अवकलन सतत है, तो सिद्ध करना है कि फलन विश्लेषिक है। फलन क्या है? विश्लेषिक है। यहां थोड़ा आप गौर करें कि मैं एक फंक्शन दे रहा हूं अपजड, और मैं कह रहा हूं सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है। पहली बात, वो सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है, वो सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आप ये मान लो कि आपका फलन अगर सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका अपजड जो है, आप जो अपजड मान रहे हो, वो अपजड किस फॉर्मेट में मान रहे हो? आप अपजड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई वाले फॉर्मेट में मान रहे हो। एक बार के लिए मान लो इसी फॉर्मेट में मानते हो, तो मैं कह रहा हूँ सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहे हो, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर कहीं आवश्यकता है तो आप इस बात को यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि इसके आंशिक अवकलन u है, v के आंशिक अवकलन भी सतत है। इसका मतलब आंशिक अवकलन सतत होने का मतलब, जैसे फलन होते हैं ना, वो हमने देखे थे कि कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं होते हैं। तो मैंने कहा था कि पोलिनोमियल जो फंक्शन होंगे ना, कांस्टेंट जो फंक्शन होते हैं, पोलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कोस, ये आप उनके ग्राफ से या रियल फंक्शन में जाके मदद से देख सकते हो कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब जहां आप टाइप करते हो तो उसका ग्राफ टूटता नहीं है बनाते वक्त। या फिर हमने ये देखा था कि डेफिनेशन से बात करें तो उसकी राइट हैंड, उस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे वैल्यू एग्जैक्ट तीनों बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कंटिन्यूस। तो ये कह रहा है ये कंटिन्यूस भी है। तो चलो ठीक है, इसका मतलब अगर आप चाहो तो सी आर इक्वेशन को कहीं अगर आपको आवश्यकता पड़े तो यूज कर लेना, और अगर आपको यूज करने की आवश्यकता पड़े कि आंशिक अवकलन सतत है, सतत वाली कंडीशन को यूज करना चाहो तो सतत कर लो। इसका मतलब सतत है, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स सतत है। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं डेल यू की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहा हूँ मैं डेल यू की बात कर रहा हूँ। मैं डेल वी अपॉन डेल डेल वाई या डेल वी अपॉन डेल एक्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब डेल वी की बात कर रहा हूँ। तो दोनों ही कंडीशन से एक बार मैं डेल यू की बात करूंगा, एक बार मैं डेल वी की बात करूंगा। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आपको, और लिख तो क्या ही देता हूँ, लिखा तो है ही, थोड़ा इसमें गौर करते हैं हमने। ये मैंने सिर्फ फंक्शन का टाइप बताया। देखो भाई, यू व वी के आंशिक अवकलन सतत है ऐसे, तथा कोसी रीमान को एग्जिस्ट करते हैं, और ये बात तो दी है। आप प्रूव करना चाहो उस बात को लिख भी लो कि प्रूव क्या करना है कि अपजेड क्या हो जाए, अपजेड अपने डोमेन में, क्योंकि डोमेन तो दिया जाएगा, उसी डोमेन में चेक करना है, डोमेन डी में एनालिटिक है। ये हमें प्रूव करना है भाई, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले आंशिक अवकलन वाली से कंडीशन लेता हूँ कि डेल यू क्या है। तो डेल यू, यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है अपजेड, मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा सभी को, अपजेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये था। अब यहाँ यू कौन है? यू ये फंक्शन है भाई, फंक्शन के अंदर यू और वी वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं, पर खुद यू भी तो एक फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल की, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। इसका मतलब मैं डेल यू की बात कर रहा हूँ, और डेल यू की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब डेल यू की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप डेल कहाँ बताते हो? आप एनए में भी, हमने पहले वाली क्लासों में एनए में भी देखा है कि डेल कहाँ यूज होता है, तो डेल परिवर्तन को बताता है। इसका मतलब डेल यू, डेल यू का मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन तभी होगा ना जब बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका मतलब पहले वाले एग्जाम्पल की मदद से कि आज मेरा वजन 50 केजी है, कल 48 केजी था, तो 2 केजी परिवर्तन हुआ है, बढ़ा है चाहे कमी हो, दोनों ही परिवर्तन है। तो मैं डेल यू, इसका मतलब यू में परिवर्तन देख रहे हैं, तो यू में दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, तो दोनों में परिवर्तन देखो कि पहले आपके पास सिर्फ एक्स वाई था, अब उसमें चेंज हुआ है दोनों में। एक में क्या हो गया? एक्स प्लस डेल एक्स, और दूसरे में क्या हो गया? वाई प्लस डेल वाई। तो परिवर्तन क्या होगा? आज माइनस कल कितना था? पहले एक्स वाई चल रहा था, अब उसमें एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, ठीक है। अब इस फंक्शन को थोड़ा ठीक करने के लिए एक पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, एक पार्ट को ऐड करो। इसमें बीच वाले में देखो, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई अपनी जगह पर है, माइनस। अब देखो इस पार्ट को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, किसको? यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, क्योंकि मुझे एक्स पे वाई के, यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ इसकी कैलकुलेशन वाई में चलेगी, आपकी कैलकुलेशन एक्स में चलती जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू एक्स वाई प्लस डेल वाई सब्ट्रैक्ट किया और ऐड भी कर लिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स बी द सबसेट ऑफ द रियल।
सो ये जीरो ही है वास्तव में, और जीरो ऐड होता है जीरो विद आइडेंटिटी ऑफ द प्लस, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए और लास्ट वाला पार्ट अपनी जगह, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से मैं एक इक्वेशन और पढ़ाऊंगा जो डेल वी में बढ़ेंगी। पहले मैं इसको सॉल्यूशन में ले आता हूँ थोड़ा सा कि है क्या ये मामला। यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई अपनी जगह पड़ा था, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यू एक्स। अगर आप चाहो तो एक्स प्लस डेल एक्स वाई और प्लस यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई ऐसा भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ किया है यू एक्स एक वेरिएबल में चेंज किया, एक वेरिएबल सेम है, एक वेरिएबल तो सेम ही है कि एक्स था एक्स ही पड़ा है। यहाँ क्या है, y की जगह चेंज कर दिया, यू एक्स वाई दोनों में थोड़ा थोड़ा ले लिया कि यहाँ x प्लस डेल एक्स और उससे x ले लिया, या फिर उससे x ले लो y प्लस डेल वाई यहाँ से चलो, दोनों में से किसी एक को ऐड कर लो। जैसे कोई चाहे कि साहब मुझे यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई करना है और यहाँ प्लस कर दूँ यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई, तो रट्टा थोड़ी मारना है, डजेंट मैटर। फिर y वेरिएबल में यहाँ जो काम y वेरिएबल में चलेगा वो x वेरिएबल में चलता जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये इक्वेशन नंबर एक आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं सी आर इक्वेशन को मैं एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना चाहता हूँ, तो साथ साथ में अपने दिमाग में ये भी रखना कि हमें प्रूव क्या करना है। आपको एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है, और एनालिटिक एक बंडल होता है पूरा, कि आप एनालिटिक प्रूव करना चाहते हो किसी फंक्शन को, तो इसका मतलब आप उस फंक्शन को एक डोमेन में रखना चाहते हो, और डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर वो क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो उसी का तो नाम तो एनालिटिक है कि अवजड अपने पूरे प्रांत में हर जगह क्या हो, अवकलनीय है। तो हम ये नहीं कहेंगे इस पॉइंट पे भी अवकलनीय है, डोमेन के इस पॉइंट पे भी अवकलनीय है, डोमेन के इस पॉइंट पे भी अवकलनीय है। सीधा कह दूंगा कि इस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक। इससे हम समझ जाएंगे कि आप डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे आप उसको अवकलनीय बता रहे हो। समझ रहे हो बात को? देखो भाई, तो मेरा मेन मकसद तो यही है कि मैं इसको किसी रैंडमली उस डोमेन के किसी भी एक बिंदु पे क्या कर दूं, अवकलनीय कर दूं। और फिर मैं कहूँगा सिमिलरली देखो साहब, इसके डोमेन में प्रत्येक जेड जो होगा उस पर भी ये अवकलनीय होगा, तो अपने डोमेन में हर जगह अवकलनीय, इसका मतलब एनालिटिक। तो डेल यू ये हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो आ, हम्म हाँ समीकरण नंबर एक। अब देखो भाई, अब आपने कहा है कि एफजेड और एफडेस, क्योंकि आप बता रहे हो यार कि आप जो फंक्शन है ना वो सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स आपने निकाला होगा, वो बराबर आया होगा डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर आया है। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है, इसका मतलब आपका जो पूरा अपजेड है अपडेट जेड है, उसी प्रकार से डेल वी अपॉन डेल वाई है, उनकी एग्जैक्ट एक यूनिक वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो यूनिक वैल्यू देते हैं वो हर प्रकार से लिमिट को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिमिट की डेफिनेशन और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो दोनों ही फंक्शन एफ जेड व एफ डे जेड सतत है सिंस। तो एफ जेड जो होती है, अगर एफ डे जेड को देखो मैं कि एफ डे जेड क्या होता है यार, तो एफ डे जेड तो अवकलनीय है ना जेड पॉइंट पे अपने डोमेन। अगर मैं डोमेन के किसी भी बिंदु की बात करूं, या एक बार आप रैंडमली सोच लो कि जेड की बात कर रहे हो, तो जेड पे अगर मैं कहूं तो एफ डे जेड की लिमिट क्या होती है, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। मैं लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो की बात कर रहा हूं कि इसका जो मान है लेफ्ट हैंड साइड का, उसको मैं एफ डे जेड कहूंगा। ये जो एफ डे जेड आ रहा है ना आपका, ये किसी जेड पॉइंट पे इक्वल टू जीरो रखने से नहीं आ रहा, डेल जेड को इक्वल टू जीरो रखने से नहीं आ रहा, टेंड करवाने से जीरो आ रहा है, टेंड जीरो की ओर टेंड करवाने से अपटे से आ रहा है। इसका मतलब दो बातें हो गई ना, कि एक तो मैं कहता हूं कि एक तो मैं कह दूं कि डेल जेड टेंड इक्वल टू जीरो, इस पे वैल्यू बताओ इस फंक्शन की, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, क्योंकि डेल जेड इक्वल टू जीरो रखोगे तो अपॉन में जीरो करना पड़ेगा, और अपॉन में जीरो करना पड़ेगा, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इक्वल टू जीरो एक अलग केस है, डेल जेड की बात कर रहा हूँ। तो डेल जेड अगर लिमिट कर रहा हूँ, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो कर रहा हूँ, टेंड करवा रहा हूँ जीरो की, और एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो के आसपास की बात कर रहा हूँ, भले वो लेफ्ट हैंड साइड से हो भले वो राइट हैंड साइड से हो, जीरो के बिल्कुल माइनर सा परिवर्तन लेके चलना है कि जीरो के अगला पॉइंट क्या होगा वही है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो इसका मान ऑफ डेल जेड होता है। पर अगर मैं लिमिट की बात नहीं करूँ तो ये एक बार के लिए मान लेते हैं कि लिमिट की बात नहीं करते हैं, तो मैं इस डेल जेड को इस साइड में सेंड कर दूं, तो ये हो जाएगा एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड एफ डे जेड इंटू डेल जेड। अब अगर लिमिट पे बात नहीं करते हैं, हम किसी एग्जैक्ट एक पॉइंट पे बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इससे वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी भाई, इसके लिमिट पे वैल्यू आई है, तो इक्वल टू पे ये इस साइड में चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने कहा तो वो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, उसको मैं मान लेता हूँ एप्सिला। अगर ये वैल्यू लिमिट पे, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो पे, इसका मान जो है वो एफ डे जेड एग्जैक्ट आ रहा है, एफ डे जेड,
और अगर मैं लिमिट को स्किप कर लूँ कि लिमिट पे चेक नहीं कर रहे हैं, मैं उस एग्जैक्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। लिमिट का मतलब होता है जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे लिमिट देखनी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं देखनी है, इसके राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू देखनी है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू देखनी होती है, यानी पड़ोसियों की वैल्यू है ये तो। पर एग्जैक्ट लिमिट नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें या तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, या तो वो पॉइंट बढ़ जाएगा, या तो वो कम हो जाएगा, या तो वो वहीं रहेगा। तीनों ही केस हो सकते हैं कि अगर कंटिन्यूस है तो वहीं रहेगा। तो हम एक बार के लिए उसको मान लेते हैं कि देखो साहब, अगर एप्सिलॉन मान लेते हैं, एप्सिलॉन हो सकता है, एप्सिलॉन अगर एग्जैक्ट वही पॉइंट आए, सेम लिमिट आप कह रहे हो कंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब तीनों की वैल्यू बराबर आएगी। लिमिट पे चेक कर लो, भले राइट हैंड साइड से, भले लेफ्ट हैंड साइड से, भले उस पॉइंट पे, तो एग्जैक्ट आएगी तो मैं एप्सिलॉन को इक्वल टू 0 कर दूंगा। कुछ भी हो सकता है ना ये तो देखो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, अगर मैं डेल जेड लिमिट को हटा देता हूं तो यहां मैं क्या करता हूं कि प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर लिमिट को हटा देता हूं तो प्लस थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, माइनस कर लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आगे कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा आपको। तो एक बार के लिए मैं प्लस एप्सिलॉन कर लेता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डेल जेड इंटू डेल जेड और प्लस एप्सिलॉन जेड। जहां डेल जेड आपने कहा था कि टेंड कर रहा था जीरो की ओर, डेल जेड टेंड कर रहा था किसकी ओर, जीरो की ओर। अगर डेल जेड टेंड कर रहा है जीरो की ओर, तो ये एप्सिलॉन भी किसकी ओर टेंड करेगा भाई, जीरो की ओर, क्योंकि आपने इसी लिमिट के कारण तो यहाँ एप्सिलॉन लगाया है कि अगर ये माइनर है तो वो जो एप्सिलॉन आने वाला है वो भी माइनर होगा भाई। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में यही तो परिवर्तन है, अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो अगर डेल जेड टेन टू जीरो है तो एप्सिलॉन टेन टू भी क्या होगा, जीरो, यानी जो परिवर्तन है जो आपने एप्सिलॉन ऐड किया है वो बहुत ही छोटा होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल यू अपॉन डेल वाई सतत है, इसका मतलब हम इनकी वैल्यू देखते हैं भाई, पहले वाले पार्ट से देखो कि इनकी वैल्यू क्या जाएगी। अच्छा ये इक्वेशन वो है, देखो इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी आपने, इसमें से इस पार्ट को अलग उठाओ, इस पार्ट को अलग उठाओ, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, दोनों की अलग अलग। तो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, ये इतना मामला क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो भाई वही कहानी है ये कि किस में परिवर्तन कर रहे हैं। देखो u एक फलन है जिसमें दो वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है, इसमें सिर्फ x में परिवर्तन हो रहा है, पहले x वेरिएबल था, आज वो x प्लस डेल एक्स है। y में पहले भी y प्लस डेल वाई चल रहा था, आज भी y प्लस डेल वाई ही है। इसका मतलब u में दो वेरिएबल थे, एक x था दूसरा y था। कौन से वेरिएबल में परिवर्तन किया आपने, आपने किया है साहब एक्स में परिवर्तन। इसका मतलब जब एक्स में परिवर्तन है तो ये आंशिक अवकलन है, दो वेरिएबल थे दोनों में से सिर्फ एक में परिवर्तन की दर देख रहे हो आप, इसका मतलब वो अवकलन है, और कौन सा है, पार्शियल है, अवकलन, आंशिक अवकलन। तो इसको मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख दूं, और जो अपॉन में जो डेल एक्स आएगा उसी के कारण तो होता है ये मामला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये पूरी डेफिनेशन है वो बनेगी यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई, ऐसा मान लो आप, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो ये डेफिनेशन है ना कि किस में परिवर्तन की दर देख रहे हो, एक्स वेरिएबल में देख रहे हैं, किसके सापेक्ष, के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल, यही तो होता है, इसी की तो डेफिनेशन है। अब देखो ये y प्लस डेल वाई चल रहा है, तो उसमें तो y में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो y का तो काम ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो u फंक्शन है उसके x वेरिएबल में परिवर्तन हुआ है, तो ये डेल एक्स उठ के यहाँ चला जाएगा इंटू डेल एक्स। सिमिलरली मैं लिमिट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इसमें एप्सिलॉन 1, जैसे यहाँ एप्सिलॉन ऐड हुआ है, जहां आपने एप्सिलॉन ऐड किया है डेल जेड इंटू किया है, वैसे ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेल यू अपॉन आपने कहा एफ जेड और एफ जेड सतत होंगे तो ये वाली कंडीशन शो करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई भी तो सतत ही है। तो इस वाले केस से ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ क्या आ जाएगा, ये आंशिक अवकलन है डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि अपॉन में क्या होता है डेल एक्स, लिमिट की बात नहीं कर रहे, लिमिट की बात नहीं कर रहे तो ये उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे बात कर रहे हो तो कोई दूसरा पॉइंट ऐड हो जाएगा, वो भी डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये भी डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर जाएगा, नीचे वाला पार्ट उस साइड में मल्टीप्लाई कर, समझ रहे हो आप बात को। तो अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो पड़ी है यू एक्स वाई, और इसमें से डेल एक्स कॉमन ले लिया समीकरण नंबर, तो समझ में आ गई बात, क्या ये बात समझ में आ गई भाई, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझना जरूरी है। क्लियर है, आगे देखो, तथा u, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो आपके पास दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट है यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई। अब इसी वाले पार्ट को उठाओ, पहले इस पार्ट को उठा लिया, अब इस पार्ट को उठा लो,
अब इस पार्ट को उठा के थोड़ा ध्यान से देखो कि कौन से वेरिएबल में परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ परिवर्तन की दर नहीं है, एक बार परिवर्तन देख लो कि यार ये यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई है, इसका मतलब पहले वाई था, आज वाई प्लस डेल वाई हो गया, यू पहले एक्स था, अभी भी एक्स ही है, इसका मतलब यहाँ किस में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ वाई वेरिएबल में। अगर मैं यहाँ अपॉन में डेल वाई कर दूँ और लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो कर दूँ, ये तो आंशिक अवकलन हो जाएगा ना, किसके सापेक्ष, यू का वाई के सापेक्ष, क्योंकि एक ही वेरिएबल में चेंज हो रहा है, वेरिएबल दो है और एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है तो अवकलन, पर कौन सा है, आंशिक अवकलन। क्लियर है? तो सेकंड वाला पार्ट देखो सब, मैंने इसी को उठाया है, एक्स प्लस डेल एक्स, इसके नीचे एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह सिमिलरली ऐसा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये है अपॉन में डेल वाई होता, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो होता तो वो होता डेल यू अपॉन डेल वाई। मैं कह रहा हूँ टेंडिंग टू जीरो नहीं है, एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे बात कर रहे हो, इसका मतलब वो उस साइड मल्टीप्लाई कर जाएगा और कोई ना कोई वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी या घटेगी, तो एक बार के लिए प्लस ईटा वन मान लो, ये ईटा वन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डजेंट मैटर, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो जुड़ ही जाएगा। तो ईटा वन आ गया, तो फिर वो डेल वाई नीचे वाला इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, अगले वाले पार्ट में डेल वाई जैसे यहाँ किया था वैसे डेल वाई कॉमन भी ले लो। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर? अब ये डेल यू था आपका पूरा, ये डेल यू था, ये जो चल रहा है वो डेल यू है, इसकी भी वैल्यू है मेरे पास, इसकी भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू रख देता हूँ, ये डेल यू आ जाएगा, इसी प्रकार से डेल वी भी आ जाएगा। जहाँ एप्साइल, वो तो वही बात है कि एप जैसे एप्साइला टेंडिंग टू जीरो हो रहा था क्योंकि डेल जेड टेंडिंग टू जीरो था, और यहाँ एक्स और वाई है, तो जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो एप्साइला वन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और डेल वाई क्योंकि डेल वाई वाले स्टेप में आपने ईटा यूज किया है, डेल एक्स वाले स्टेप में आपने एप्साइला यूज किया है, तो डेल वाई टेंडिंग टू जीरो होगा तो ईटा भी जीरो होगा, क्योंकि वो लिमिट को शो कर रहा है, फिर वो उसी को टेंड करवा देंगे, वो वाला पार्ट जीरो ही हो जाएगा। अब समीकरण एक व दो तीन से मतलब एक समीकरण में दो व तीन के मान रख दो, तो डेल यू ये हो जाएगा आपका पहले वाले पार्ट का मान, ये हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट का मान, अंदर मल्टीप्लाई किया, डेल एक्स हो गया, यहाँ भी डेल एक्स वाई हो जाएगा, एप्सिलॉन वन डेल एक्स, ये ईटा वन डेल वाई हो जाएगा, ये डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली मैं डेल वी की भी मान निकाल लूंगा, सिमिलरली मैं किसका मान निकाल लूंगा, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में ये जो काम किया था सेम काम यहाँ भी कर लेंगे। डेल यू आपने ये लिखा था, सेम यहाँ वी लगा देंगे बस, और कुछ नहीं है, वी लगा के ये बड़ा पार्ट कर लेंगे। तो फिर आपके पास डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई ये जो सतत है उसमें डेल वी की वैल्यू ये मिलेगी, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई। वहाँ एप्सिलॉन वन यूज़ कर लिया है, यहाँ एप्सिलॉन टू कर लो इसकी यूज से, और यहाँ वाई वाले में ईटा वन यहाँ ऊपर यूज़ कर लिया था, यहाँ यू वाले में ईटा वन यूज़ किया, वी वाले में ईटा टू यूज़ कर लो, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब ये लिखी दो कि एप्सिलॉन टेंडिंग, जब डेल एक्स और डेल वाई टेंडिंग टू जीरो होगा तो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन ईटा है, ईटा टू है, सॉरी एप्सिलॉन टू और ईटा टू है, वो भी जीरो की ओर ही टेंड करता होगा। वैल्यू को रख दो साहब। अब देखो नाउ डब्ल्यू बराबर क्या है, अब जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा भी, तो डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसको डेल एफ जेड क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस आयोटा डेल वी, डेल यू की वैल्यू है वो लिख दो, ये देखो ये डेल यू की वैल्यू है, ये डेल डब्ल्यू चल रहा है आपका, या डेल एफ जेड कह दो, एक ही बात है, एक ही बात है, कुछ भी कह दो, डेल डब्ल्यू कहो डेल एफ जेड कहो, एक ही बात है। डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई, और ये ईटा वाला फंक्शन आ गया, एप्सिलॉन वाला फंक्शन आ गया, ये डेल यू की वैल्यू आ गई, और ये डेल वी की वैल्यू है। क्लियर है? रैंडमली याद भी रह जाएगा, अगर एक निकाल लेते हो तो कुछ नहीं करना, यू की जगह वी करना है, बाकी सारा पूरा पूरा प्रोसेस यही है, एप्सिलॉन वन है वहाँ एप्सिलॉन टू है, यहाँ ईटा वन है वहाँ ईटा टू है, कॉमन ले लो सब, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इन दोनों से कॉमन आ गया, इन दोनों से डेल वाई कॉमन आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वन डेल एक्स है और एप्सिलॉन टू डेल एक्स है, तो डेल एक्स यहाँ से कॉमन आएगा, एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू ऐड कर लो, एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू को क्या मान लो, मान लेते हैं आयोटा हो जाएगा, सॉरी आयोटा अंदर मल्टीप्लाई को मान लेते हैं, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वही होता है, वैसे ही एप्सिलॉन वन प्लस आयोटा एप्सिलॉन टू को क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए एप्सिलॉन मान लेते हैं, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, ईटा वन प्लस ईटा टू यहाँ से जो आएगा वो आएगा, और ये भी सिंपल सी बात है, डेल एक्स और डेल वाई टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये जीरो होगा डेल एक्स पे और ये भी जीरो होगा डेल एक्स पे, तो इसका मतलब ये पूरा भी जीरो होगा, तो एप्सिलॉन टेंड करेगा जीरो की ओर, यही लिखा और कुछ नहीं। क्लियर है? तो आपके पास एग्जैक्ट ये वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें हम, तो ये डेल एफ जेड चल रहा है अपना, इसका मतलब एफ जेड में परिवर्तन देख रहे हो आप, डेल का मतलब परिवर्तन ही होता है, परिवर्तन देख रहे हो, इसका मतलब ये जो डेल एफ जेड है ना वो क्या है, वो थोड़ा गौर करो आप, डेल एफ जेड इसका मतलब ये होगा एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, इसका मतलब क्या है, डेल एफ जेड का एफ जेड प्लस डेल जेड, यानी जेड में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा, भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
ये यही तो है, एफ जेड प्लस डेल, एक ही है वेरिएबल, इसका मतलब यही तो है। इस इतने का मतलब डेल जो आगे लगाए इसका मतलब एफ जेड में परिवर्तन, जेड वेरिएबल है, फंक्शन एफ है, तो इसका मतलब आज एफ जेड है, पहले क्या था, सॉरी आज जेड प्लस डेल जेड है, पहले जेड था, तो कितना परिवर्तन हुआ, वही है डेल एफ जेड। क्लियर है। और अगर मैं इसमें अपॉन में डेल जेड लगा दूं और लिमिट लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा रे, ये तो डेरिवेटिव हो जाएगा ना। अब डेल जेड ही तो लिखते हैं इसको, और मुझे पहुंचना ही यहाँ तक है कि मैं रैंडमली उसके डोमेन में किसी एक जेड पे पॉइंट पे उसको अवकलनीय शो करना चाहता हूँ। तो यानी ये तो इतना तो आ गया, अपॉन में डेल जेड आना चाहिए। अच्छा डेल जेड कब आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, डेल जेड जब बराबर के उस साइड में डेल जेड बने तो काम है। अब ये डेल जेड अगर उस साइड में कॉमन आ जाए, कहीं इस साइड में डेल जेड किसी पार्ट में कॉमन लिखे तो मैं इस साइड में ले आऊंगा, अपॉन में कर दूंगा। अब डेल जेड ये क्या है, ये कब आए, ये जब उस साइड में ऐसा दिखे ना आपको एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो यही तो होता है डेल जेड, इसका मतलब ऐसा दिखना चाहिए। अब ऐसा दिख तो रहा है यार, डेल एक्स डेल वाई, आयोटा नहीं है उसके पास, उसके लिए थोड़ा सा काम करना, उसके लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्लियर है, देखते हो क्या करते हैं आगे वाले प्रोसेस में, देखो अब यहाँ देख लो एक बार के लिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो आपने यार सबसे पहले जब क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था उसमें कहा था कि फलन जो है वो सी आर इक्वेशन को एग्जिस्ट कर रहा है, और सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, इसका मतलब यू अपॉन एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, जहाँ आपको डेल वी अपॉन डेल वाई आए उसमें आप डेल यू अपॉन डेल एक्स कर सकते हो, डजेंट मैटर। देखो यहाँ डेल वी अपॉन डेल वाई है, अगर आप चाहो तो इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी आर इक्वेशन कहती है, सी आर इक्वेशन पूरी क्या थी, पूरी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। यही था सी आर इक्वेशन, यही थी कि अगर डेल वी अपॉन डेल वाई कहीं नजर आए आप उसको डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हो, या फिर आपको चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल वाई रख दो। तो मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई वाला फॉर्मेट चाहिए, तो मैं एक बार के लिए क्या कर लेता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स पड़ा है इंटू डी एक्स हो गया, और यहाँ से डेल वाई हो गया, ये पड़ा है। अब डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा, माइनस इस साइड में माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा, और आयोटा अपनी जगह डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह आयोटा पड़े रहेगा और डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। बाकी सारा मामला यूं का यूं, ताकि आपके पास जो आपको डेल जेड चाहिए वो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा, ये वाला स्टेप तो पड़ा ही है, उसकी जगह माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा पड़ा ही था डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखें यार, इसमें रियल पार्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स है, उसमें इमेजरी पार्ट हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो उसको भी रियल पार्ट कर लेते हैं ना। उसको अगर रियल पार्ट कर लेंगे ना तो फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे और इस स्टेप को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। वो वाला पार्ट तो जीरो ही होना है, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि डेल जेड टेंडिंग टू जीरो करोगे तो ही तो एफ डेज जेड आएगा, और एफ डेज जेड आएगा तो टेंडिंग टू जीरो कर रहे हो, इसका मतलब डेल जेड टेंडिंग टू जीरो, डेल जेड टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड डेल वाई टेंडिंग टू जीरो। तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, तो मामला इतना ही बचने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रियल पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, आयोटा अपॉन आयोटा कर लेता हूँ एक बार के लिए, या फिर आप आयोटा कॉमन ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, आयोटा अपॉन आयोटा कर लेते हैं। जब एक आयोटा को बाहर रख लो, आयोटा बाहर है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आयोटा अंदर चला जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब ये इमेजरी और रियल पार्ट हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स रियल पार्ट हो गया, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन आयोटा। देखो वन अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, क्योंकि आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई आयोटा नीचे मल्टीप्लाई, तो फिर ऊपर हो जाएगा आयोटा, नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो माइनस, तो माइनस वन बाई आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, तो ये आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, आयोटा पहले से पड़ा था, ये हो जाएगा। यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को कॉमन ले लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन, ये वाला पार्ट पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बचेगा डेल एक्स और यहाँ बचेगा आयोटा डेल वाई, बच गया, ये बच गया एप्सिलॉन डेल एक्स। अब देखो इसको उठा के उस साइड में सेंड कर दो आप, कंप्लीटली फॉरवर्ड कर दो, ये हो जाएगा डेल जेड, डेल जेड को इस साइड में ले आओ, ले आए, ये बच गया। अब देखो डेल जेड टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब डेल जेड टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब डेल जेड होता है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड डेल वाई टेंडिंग टू जीरो। और आपने कहा था कि जब ये टेंड करे ना जीरो की ओर तो एप्सिलॉन और ईटा, यानी एप्सिलॉन किससे बना है, एप्सिलॉन वन प्लस आईटा एप्सिलॉन टू, और ईटा किससे मिला है, ईटा बना है ईटा वन प्लस आयोटा ईटा टू से। तो वो दोनों ईटा वाले फंक्शन है, वो डेल वाई अगर टेंड करेगा जीरो की ओर तो ईटा वन और ईटा टू दोनों ही जीरो हो जाएंगे।
और डेल एक्स अगर टेंड करेगा जीरो की ओर तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दोनों ही जीरो हो जाएंगे। तो दोनों जीरो की ओर टेंड करेंगे, फाइनली ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो एग्जैक्ट लमसम वैल्यू जीरो, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये बड़ा मामला बच गया। और ये क्या है, ये परिवर्तन बता रहा है एफजेड में, इसका मतलब आज कुछ और है, पहले कुछ और था, तो पहले कुछ और था तो इसका मतलब पहले एफजेड था, अब एफजेड प्लस डेल जेड है, अपॉन डेल जेड हो जाएगा। ये किसको शो कर रहा है, ये एफजेड को शो कर रहा है। ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन, ये क्या है, आपने जड अपने डोमेन का, जड कोई भी एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव निकाला, आपके पास आया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल। आपने सबसे पहले कहा था कि u और v सतत है, इसका मतलब है कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सतत बाद में होता है ना, पहले लिमिट एग्जिस्ट करके आती है। और सतत तभी होता है जब लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही कर जाए और साथ में उस पॉइंट पे वैल्यू भी जो लिमिट वाली आई है वही आ जाए, तो वो सतत होता है। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो पक्का एक यूनिक आंसर है अपडेट जेड का। तो जब अपडेट जेड निकालते हैं और वो पथ पे निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब अपडेट जेड की चाहे किसी भी साइड से आ हो, भले राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से अपडेट, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में पढ़ रहा हूँ मैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं होता है यहाँ। क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, रियल में होता है, रियल एक लाइन पे होता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका मतलब इस साइड वाली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका मतलब इस साइड वाला। पर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ रहा हूँ यार, रियल लाइन थोड़ी पढ़ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब पूरा समतल आपका स्पेस ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें तो इस साइड में भी पॉइंट हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है। यहाँ अगर पॉइंट है तो इसका राइट एंड लेफ्ट कर रहे हो तो ये दोनों ही, इस दो दिशाओं के बारे में बात कर रहे हो, प्लेन में तो सारी दिशाएं होती है, उन सब पे कौन बात करेगा फिर। तो इसका मतलब एफ डे जेड आ गया आपके पास, और ये वैल्यू अगर यूनिक आ जाए, यूनिक का मतलब चेंज नहीं होगा बार बार, ऐसा नहीं है अब डेजर्ट इस तरीके से निकालो तो ये आ गया दूसरे तरीके से। अब मैंने सबसे पहले ही कहा था कि डेल एक्स आप चेंज करके देख लेना, भले सेम ही मान आएगा, इसका मतलब अब डेजर्ट यूनिक है। अब डेजर्ट यूनिक होने का इसका मतलब आपका फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, अपने डोमेन या जेड डोमेन के रेंडमली आपने एक पॉइंट ले रखा है जेड, उस पर क्या है ये, उस पर ये अवकलनीय है। इसका मतलब जैसे जेड प्रूव किया है वैसे ही जेड वन को भी प्रूव कर सकता हूँ अगर उसके डोमेन में है, जेड टू है उस पर भी हो जाएगा, जेड थ्री है उस पर भी हो जाएगा। इसका मतलब उसके प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे ये अवकलनीय है। और जब एक फंक्शन जो होता है वो अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे अवकलनीय है, तो मतलब वो क्या है, उसका एक पूरा नाम हो जाता है, वो क्या होता है, एनालिटिक या विश्लेषक, जो अद्वितीय रूप से विद्यमान है अतः z प्रांत डी में एक विश्लेषिक फलन है। इतना ही प्रूव करना था, कोई खास बात नहीं है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है ये। वीडियो को पॉज करके एक दो बार देख लो, अगर कहीं भी कुछ आपको लगे कि कहाँ से स्टार्ट करें, प्रत्येक चीज़ का रीज़न है कि क्यों किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी सबसे, क्लियर है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, पढ़ लूँगा मैं। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेरी चल रहा है तो उसका आंसर दूंगा मैं, क्लियर है सब। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक आपके सब टॉपिक और है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पोलर फॉर्म ऑफ द सी आर इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशंस। ये जो सी आर इक्वेशन है ना आपकी, सी आर इक्वेशन कौन सी, कोसी रीमान, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये जो इक्वेशन है वो सी आर इक्वेशन है। इस इक्वेशन का एक फॉर्मेट और है, जैसे आप यूं कहते हो ना कि वर्थ का इक्वेशन क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप लिख देते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी दीर्घवृत्त का बोल रहा हूँ मैं, तो दीर्घवृत्त ही लिख लो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है, तो आपने कहा ये एक दीर्घवृत्त का इक्वेशन है अगर ए और बी बराबर नहीं है, और अगर ए और बी बराबर हो जाए तो ये सर्कल हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, किसी दूसरे स्कूल में बताओ, दूसरे स्कूल का मतलब आप पोलर फॉर्म में बताओ, तो पोलर फॉर्म में आपने इक्वेशन बताया था एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, थे दोनों ही दीर्घवृत्त, एक पोलर फॉर्मेट में था एक कार्टेशियन फॉर्मेट में। कार्टेशियन फॉर्मेट का मतलब होता है एक्स और वाई का रिलेशन, और पोलर फॉर्म का मतलब होता है आर बाय थीटा का रिलेशन। तो अब हमें कोसी रीमान समीकरण ही चाहिए, पर उसका फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, पोलर फॉर्मेट होना चाहिए। तो अब मैं पोलर फॉर्मेट में सी आर इक्वेशंस को करता हूँ। देखो भाई, सी आर इक्वेशंस एक बार के लिए आप इसमें वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, याद रखने का कल तरीका बताया था मैंने, डेल वी अपॉन सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन, ये पूरी सी आर इक्वेशन है, पूरी सी आर इक्वेशन है ये, क्लियर।
ये है सी आर इक्वेशन। तो मुझे ये किसका रिलेशन है, यू का एक्स के सापेक्ष है, यू का एक्स का, यू का वी का वाई का, यू का वाई का, यानी यू वी का एक्स वाई के साथ रिलेशन है। सिंपल सी बात यूं समझ लो, एक वेरिएबल यू है, एक वेरिएबल यू है, दूसरा वी है। यू का रिलेशन किससे है, एक्स से। यू का रिलेशन किससे, वाई से। वी का रिलेशन किससे, वी का रिलेशन किससे। अब मुझे क्या करना है, u का रिलेशन है वो r व थीटा में लेके आना है। अब ये तो u v का रिलेशन है एक्स वाई से, तो अब मुझे जो चेंज करना है वो u और v का जो रिलेशन है वो किस किस में आ जाए, r थीटा में आ जाए, r और थीटा। तो इसका मतलब आपको पता है x और y है, तो u और v पहले x और y पे डिपेंड कर रहे थे। अब फाइनली रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि आपको पता होना चाहिए पोलर फॉर्मेट में, ये हो गया। तो हम कहेंगे कि देखो u एक्स व वाई है और मुझे r व थीटा पे लेके जाना है इसको। कहाँ, r व थीटा पे, दोनों को ही, इसको भी और इसको थीटा पे भी लेके आना है और इसको भी थीटा पे लेके, समझ रहे हो बात को। तो भाई आंशिक अवकलन की मदद से आएगा, आंशिक अवकलन ये रहा। तो u का x के सापेक्ष u का, पहले मैं रिलेशन लिख देता हूँ, पहले मैं रिलेशन लिख देता हूँ सब कुछ। ये आगे मैंने डायग्राम बनाया होगा शायद, मुझे याद है थोड़ा बहुत बताया था आपको, देख लेंगे आगे स्लाइड में आ जाएगा। एक्स क्या है, एक्स क्या होता है, पोलर फॉर्मेट। जो आप रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्मेट देखते हो ना, तो आपने ट्राइंगल बना के जो फर्स्ट ईयर में काम किया था, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वहां से देखो आप, एक्स की वैल्यू क्या आती है, आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू क्या आती है, आर साइन थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये होता है रिलेशन साहब, ठीक। अब मुझे किस किस का रिलेशन चाहिए, एक आगे स्लाइड में शायद होगा ये काम, ये रहा। देखो u का किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, y का सापेक्ष, हमें किसके सापेक्ष करना है, r व थीटा में रिलेशन। इसका मतलब u r पे चाहिए, थीटा पे चाहिए। तो u r व थीटा में चाहिए, r x और y दोनों पे डिपेंड है, ये वेरिएबल है। u जो फलन है वो मुझे r में भी चाहिए, वो मुझे थीटा में भी चाहिए। जैसे u का x के सापेक्ष और u का y के सापेक्ष आपने आंशिक अवकलन किया, अब u का r व थीटा के सापेक्ष चाहिए। तो r किस पे डिपेंड है, यहाँ देखो आप, r किस पे डिपेंड है, r x पे y पे डिपेंड है। r जो फलन है वो x पे y पे, थीटा भी x और y पे डिपेंड है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है सिर्फ अगले वाली स्लाइड में कि देखो r व थीटा में चाहिए, r किस पे डिपेंड है, x पे भी, r किस पे डिपेंड है, y पे भी, थीटा किस पे डिपेंड है, x पे भी और थीटा किस पे डिपेंड है, y पे भी। अब आपको किसकी मदद से कहाँ आना है कि मुझे डेल यू अपॉन डेल आर चाहिए, सिंपल सी बात है, या डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, देखना एक बार, कार्टेशियन फॉर्म में डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ देखो, अब मुझे चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी मुझे यू को एक्स तक पहुंचाना है। तो कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, आप कहो यू को आर के पास लेके जाओ, आर से एक्स पे जाओ। इसका मतलब आप यूं पढ़ो, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये भी बात ठीक है। और का मतलब प्लस। तो यू को थीटा के पास लेके जाओ, थीटा को एक्स के पास लेके जाओ, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये लिखा है मैंने, डेल यू अपॉन डेल एक्स। एग्जैक्ट वैल्यू उस वाले डायग्राम से क्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स। वाली स्लाइड में कुछ स्किप किया मामला, हाँ देखो भाई, ये बड़ा है, थीटा हो गया, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन है भाई डेल का मतलब, तो एक्स के सापेक्ष चेंज हो रहा है, वाई को आप कांस्टेंट ही मानोगे आंशिक अवकलन में। दो वेरिएबल है, उनमें किसके रिस्पेक्ट अगर अवकलन कर रहे हो उसी को वेरिएबल माना जाता है, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट है। यहाँ दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसका मतलब आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स को ही वेरिएबल मानो, बाकी कांस्टेंट है। तो इसका जब एक्स के सापेक्ष करोगे तो टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स और वाई का हो जाएगा जीरो, तो टू से टू कैंसिल आउट, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन आर, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट कोस थीटा। यानी अगर कहीं जरूरत पड़े तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा, डेल आर अपॉन डेल एक्स कोस थीटा। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि इस बार हम क्या करेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई, वाई अपॉन आर, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल आउट बचेगा साइन थीटा। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये है टेन इनवर्स एक्स। देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है ना, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वही रिजल्ट है। देखो अब मुझे थीटा का एक्स के सापेक्ष करना है, तो एक्स ही वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, तो चेन रूल से होगा, पहले टेन इनवर्स का कर लो, वन अपॉन एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स है, डिब्बे में ही है, इसका स्क्वायर कर दिया, इनटू फिर अंदर चले जाओ, अंदर जाओगे तो आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष, तो वाई तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा माइनस वाई, नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई की जगह क्या है, वाई होता है आर साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर होता है, आर से आर कैंसिल आउट, यानी माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन डेल वाई कोस थीटा अपॉन आर आ जाएगा।
सारी वैल्यू आ गई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स भी आ गया, डेल थीटा अपॉन डेल वाई भी आ गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स भी आ गया और डेल आर अपॉन डेल वाई भी आ गया। क्लियर है? मिनट यार, क्लियर है? इससे नीचे तो नहीं है। अगली स्लाइड पकड़ो। अब देखो, अब मुझे उनमें वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स, इनमें वैल्यू रखनी है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या आएगा? तो मैंने कहा यू को एक्स तक पहुंचाना है मुझे, आर व थीटा आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यू को एक्स तक पहुंचाने के तरीके देख लो बस आप, और कुछ नहीं है इसमें। यू को एक्स तक पहुंचाना है तो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। एक बात और, कौन सा रास्ता हो सकता है? और ये रास्ता हो सकता है। अगर ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता ना यू, तो फिर हम नहीं पहुंचा पाते, पर यहां तो कर रहे हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? डेल यू अपॉन डेल आर, पहले आर के पास जाऊं और फिर आर से कहां जाऊं? एक्स पे। और का मतलब प्लस, या फिर यू से थीटा के पास जाओ, डेल यू अपॉन डेल थीटा, और थीटा से एक्स पे चले जाओ। दोनों की वैल्यू रख दो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन आर आ जाएगा। ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर, कोस थीटा की वैल्यू क्या है? डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है? डेल थीटा अपॉन, सॉरी सही जा रहा हूँ क्या मैं? डेल यू अपॉन डेल थीटा, नहीं, ये वैल्यू तो आ गई ना। इसको इक्वेशन नंबर एस कैसे दे दिया? ऊपर वाली होगी ना इक्वेशन नंबर एक, तो ऊपर वाली लिखो यार, इक्वेशन नंबर एक इसको लिखो। ये आपकी इक्वेशन नंबर एक, ये तो नॉर्मली फॉर्म होगी ना, तो आपने लिखा है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी यू को वाई तक पहुंचाने के कौन कौन से रास्ते हो सकता है? यू आप यू से आर के पास जाओ, आर से वाई के पास जाओ, और आप थीटा से, यू से थीटा जाओ, थीटा से वाई चले जाओ। दोनों की वैल्यू रख दो। डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर अपनी, डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। ये समीकरण नंबर एक। और समीकरण नंबर दो, इसी प्रकार आपके पास डेल वी अपॉन डेल एक्स भी आएगा और डेल वी अपॉन डेल वाई। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स में वी किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो साहब मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी किस पे डिपेंड कर रहा है? वी आपको डिपेंड करवाना है आर व थीटा पे। वी वे से किस पे डिपेंड कर रहा है? आर का रिलेशन, आर होता है आर इज इक्वल टू विद इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स और वाई, और थीटा होता है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यानी ये भी दोनों डिपेंड, दोनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह वी को एक्स तक पहुंचाना है, इसका मतलब डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ऐसा कर सकते हैं। वैल्यू रखनी है यहाँ भी सेम, डेल वी अपॉन डेल आर इक्वेशन में कार्टेशियन फॉर्म में आप वैल्यू रख दो। कार्टेशियन फॉर्म ये होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। इस स्टार नंबर इक्वेशन में 1 2 3 4 की वैल्यू रख दो। स्टार में 1 2 3 व 4 के मान रखने पर तो डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा माइनस डेल यू अपॉन बराबर ये हो जाएगा। और जब डेल वी वाले पार्ट में रखोगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों को देखो, यहाँ से आप एक काम करो, समीकरण नंबर 5 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो और 6 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो दोनों को, ताकि आपके पास एक एग्जैक्ट फॉर्म आ जाएगी। ये रो सब डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल थीटा, जब इनको जोड़ोगे ना तो आपको ये फॉर्म आ जाएगी। अब हो सकता है 5 को आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को आप कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, फिर गुणा करके जोड़ दो, गुणा करके जोड़ोगे तो अगला पार्ट आ जाएगा। ये रहा डेल यू। तो ये दो फॉर्म मिली है ना, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, एक तो ये वाला पार्ट है, एक तो ये रहा डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और एक आपके पास ये मिलेगा डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल वी माइनस डेल आर। तो ये हो जाएगी पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म किसकी? ई आर इक्वेशन की पोलर फॉर्म, ई आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। और एक आपने देखा ही था कार्टेशियन फॉर्म में क्या थी? कार्टेशियन फॉर्म से तो आपने प्रूव ही किया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड कोमा लगा लो, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन। चलो साहब, कई क्वेश्चन आपको पोलर फॉर्मेट से, पोलर इक्वेशन दिए होंगे तो पोलर फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछेगा यहाँ कि एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है। तो एनालिटिक फंक्शन है नहीं है तो आपको क्या करना होगा? सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करवाना होगा। और सी आर इक्वेशंस हो सकता है पोलर वाली हो, तो फिर या तो फिर पोलर को आप कार्टेशियन में चेंज करो इक्वेशंस को, या फिर सी आर इक्वेशंस को यूज ही कर लो। तो दोनों फॉर्मेट याद होने चाहिए, पोलर वाले में पोलर वाली लगा लेना और कार्टेशियन वाले में कार्टेशियन वाली लगा लेना, क्योंकि एनालिटिक पूछेगा तो एक पार्ट तो ये है ना कि सी आर इक्वेशन को एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर उनके आंशिक अवकलन वो सत्य होने चाहिए। तो यहाँ तो आंशिक अवकलन कौन कौन है? यू का आर के सापेक्ष, वी का थीटा के सापेक्ष, यू का थीटा के सापेक्ष, वी का, वही बात है, यू का आर के सापेक्ष और यू का थीटा के सापेक्ष, वी का आर के सापेक्ष और वी का थीटा के सापेक्ष देख लेना। अगर कार्टेशियन दिया है तो सी आर इक्वेशन तो ये रही, और यहाँ 4 आंशिक अवकलन है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये चारों सतत होने चाहिए। अगर ये बात पूरी हो जाए तो ये क्या हो जाता है? ये ठीक बात है। तो ये मामला है पूरा। इस मामले को आप चाहो तो एक दो बार आप खुद देख लो, अगर देखोगे
तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कवर कर पाओगे आप, नहीं है यहाँ तो। अब देखो इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन है उन पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है उन पे बात कर, हाँ डिफरेंशियबल वाला तो हो ही गया था, कर रहे हैं ये वाला था, ठीक है। इसमें छोटे क्वेश्चन है एक दो, इन पे बता दो आप, मुझे रैंडमली बताना है ये क्वेश्चन तो, वैसे आपको याद रखने हैं। जो बच्चे इंटरेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो बीच बीच में ये जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, उनको फोल्डर बना लो अपने दिमाग में, जैसे कंप्यूटर में होता है मामला वैसे ही आप सेट करो। एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये बताओ आप, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एनालिटिक है कि नहीं है? अ, हाँ एनालिटिक है कि नहीं है? ये एनालिटिक हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन इज द डिफरेंशिएबल एट एनीवेयर, कि हर जगह वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और अगर वो हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल जो होता है, यानी अपने डोमेन में जिस भी, जैसे मैं इतना सा डोमेन कह दूं जेड स्क्वायर का, ये लो साहब ये जेड स्क्वायर का डोमेन है, मान लो एक बार के लिए, अब जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर कोई फंक्शन है उसका डोमेन इतना बड़ा, तो इस इन सब पे आप कह रहे हो कि ये हर जगह कोई भी डोमेन ले लो आप, हर जगह क्या है ये डिफरेंशिएबल है, इन सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब अगर सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है तो इसका दूसरा नाम क्या है? या तो यूं कह दो ये कि सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है, या फिर इसको यूं कह दो ना कि ये एनालिटिक फंक्शन है। तो अब अपने आप समझो, अगले वाला समझना है वो कि एनालिटिक क्या होता है, हमने तो बता दिया साहब। तो अब जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर एक एनालिटिक फंक्शन है, समझ रहे हो बात को? अब जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। अच्छा इसने नीचे आपकी बुक में लिख रखा है कि प्रत्येक समीसर बहुपद एक विश्लेषिक फलन होता है, तो ये बहुपद का मतलब पोलिनोमियल है, ये फंक्शन का एग्जांपल है। जेड क्यूब होता तो भी विश्लेषिक, जेड फोर होता तो विश्लेषिक होता। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होते हैं, डिफरेंशियल। अच्छा एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमने पहले वाले पार्ट में किया है भाई, ये जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 था शायद, एक्सरसाइज 4 का, ये बताओ आप। बताओ, आप सीधा बोल सकते हो कि ये फलन एनालिटिक होगा। मैं अगर पूछ लूं कि ये फलन एनालिटिक है क्या, तो एनालिटिक का मतलब हर जगह अवकल नहीं होना चाहिए फिर। तो अब देखो एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आया, तो क्या ये एनालिटिक फंक्शन है क्या? अगर आप यूं कह देते हो ना डायरेक्ट कि एनालिटिक है क्या, तो इसका मतलब हर जगह ये क्या होना चाहिए, अवकल नहीं होना चाहिए। पर मैंने यार इसमें एक रूल लगाया था, अगर आपको याद है, कि मैं इस क्वेश्चन को यूं कर रहा था जेड इंटू जेड बार वाले मेथड से, क्योंकि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है। और इस वाले फॉर्मेट से जब मैं ये कर रहा था तो मुझे दो आंसर मिले थे, कि मैं एफ जेड निकालने जा रहा था, एफ डेस जेड सॉरी, एफ डेस जेड निकाल रहा था, तो एक्स एक्स पे जब पथ पे निर्भर की बात आ रही तो एक्स एक्स पे वन आया था, और एफ डेस जेड पे क्या आया था, इसका -1 आया था, वाई एक्स के अनुदिश। और फिर मैंने कहा था कि देखो साहब ये पथ पे निर्भर कर रहा है, और पथ पे निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब यह अवकलनीय नहीं है। फिर मैंने कहा था कि नोट लगाया था हमने इस क्वेश्चन में एक, मैंने कहा था कि इसका आंसर कुछ ऐसा आता है जेड माइनस जेड बार, और एक जगह आता है जेड प्लस, एक पथ में तो जेड प्लस जेड बार आता है एक्स एक्स के अनुदिश, और वाई एक्स के अनुदिश, कुछ ऐसा आया रहा था, थोड़ा देख लेना। पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किया था, तो मैंने कहा अगर ये ओरिजिन पॉइंट हो ना, जीरो हो सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पे ये अवकलनीय हो जाएगा। जीरो पे तो क्योंकि जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो, यहाँ तो फिर मान ही जीरो आ जाएगा, दोनों साइड से, दोनों साइड से यूनिक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अवकलनीय है। ये अवकलनीय और कहीं अवकलनीय नहीं है, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़कर कहीं अवकलनीय नहीं है। तो क्या ये एनालिटिक हो जाएगा क्या? क्या कहोगे आप इस बात को? आप यूं मत कह देना यार, नहीं है। आप यूं मत कह देना कि जीरो पे एनालिटिक है, एक पॉइंट पे बात करते हो तो अवकलनीय ही है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो फिर वो विश्लेषिक। आप इसका आंसर एक ही होगा कि नहीं साहब ये विश्लेषिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अवकलन है ना एक जगह, तो एक ही पॉइंट पे तो है, एक पॉइंट पे तो उसको नाम है अवकलनीय दो। अगर हर जगह अवकलनीय है तो फिर कह दो कि एनालिटिक। ये ना जैसे एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हर जगह अवकलनीय था तो एनालिटिक फंक्शन था। समझ रहे हो इस बात को? बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ये क्वेश्चन है एक दो, देख लेना। अच्छा इसमें ये होता है कि इस बुक में लिख नहीं रखा है, लिख रखा है क्या? कोई क्वेश्चन हो सिंगुलर पॉइंट वाला क्वेश्चन है?
एक जगह है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 में सीधा दिया है कि जहाँ एनालिटिक नहीं होते हैं ना, जिन जिन में, जैसे बहुत सारे पॉइंटों पे ये डिफरेंशिएबल हो गया, किसी एक पॉइंट पे, जैसे इस बोर्ड पे बहुत सारे पॉइंट हैं और इन बोर्डों पे यहाँ से लेके यहाँ तक सब 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 पे डिफरेंशिएबल हो गया, बीच में एक पॉइंट मिला मुझे, एक मिला, दो मिला, पांच मिले, सात मिले, कितने पॉइंट मिले जिन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, जैसे इस पॉइंट पे नहीं हुआ, इस पॉइंट पे नहीं हुआ, इस पॉइंट पे नहीं हुआ, बाकी सब जगह हो गया, 3 पॉइंट मिल गए। तो मैं कहता हूँ ये जो है ना, बाकी पूरा तो ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन ही है, पर इस एनालिटिक फंक्शन में ये सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है विचित्र बिंदु है कि इन पे ये एनालिटिक नहीं होगा। फिर आप ये रेजिड्यू वाले चैप्टर में करते हैं जब आप एमएससी करोगे ना, एडवांस। आरयू वाले बच्चे तो शायद इसमें पहले ही पढ़ लेते हैं, रेजिड्यू वाला चैप्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो है। बाकी एमजीएसयू बीकानेर में जो बच्चे अभी जो बीएससी थर्ड ईयर में है, उनके पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है। तो एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब हम एमएससी में कर रहे होता है ना, तो फिर हमें रेजिड्यू वाला एक चैप्टर मिलता है हमें। रेजिड्यू वाले चैप्टर में एनालिटिक फंक्शन के बाद सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, उस पर विचित्रता, सिंगुलर पॉइंट और कौन कौन सी सिंगुलरिटी है उसके टाइप निकालने पड़ते हैं। आरयू वाले बच्चे तो पढ़ रखे हैं इस बार, आरयू वाले बच्चे तो थर्ड ईयर में ही है वहाँ भी, और इस यहाँ भी थर्ड ईयर में ही है, कॉमन है पेपर तो। पर वहाँ एडवांस जो हम एमएससी में करते हैं, एमजीएसयू वाले बच्चे, वो बच्चे बीएससी में कर रहे हैं ये काम। पर उनके लिए ये एक एक यूनिट में समाया हुआ काम है पूरा का पूरा, कन्फॉर्मल मैपिंग, एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड लिमिट, ये पूरा एक यूनिट में दबा दिया। और हमें यहाँ थोड़ा ठीक है, हम वो हम जब इस बुक के साथ एक और पढ़ते हैं ना, मीट्रिक स्पेस नाम से, 2 यूनिट तो यहाँ पढ़ लेते हैं, 3 यूनिट हम मीट्रिक स्पेस में पढ़ते हैं। तो मीट्रिक स्पेस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आरयू वाले बच्चे मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे एमएससी में, आरयू वाले बच्चे मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे एमएससी में, और हम पढ़ लेते हैं यहाँ। हम पढ़ेंगे एमएससी में रेजिड्यू वाला चैप्टर, यानी एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी में करेंगे, वो वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, बीएससी में पढ़ रहे हैं। तो मिक्सअप सिलेबस होता है इसमें, ये घबराने की बात नहीं है कि साहब हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया है। आप सब मैट्रिक स्पेस कर रहे हो एमजीएसयू वाले, तो वो बाद में करेंगे मैट्रिक स्पेस, अगर मैथ से एमएससी करने का मौका मिलेगा तो मैट्रिक स्पेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और आपके तो अच्छी बात है कि इस बार ही है मैट्रिक स्पेस, तो कंबाइंड सिलेबस है, ठीक है। बाकी ठीक है मामला। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेना, इसमें मैं आपको, अगर टाइम है अपने पास तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। 1 मिनट रुको, देख लेता हूँ टाइम है क्या। है 5-7 मिनट अपने पास, कर ही लेते हैं हम, है ना, लगे हाथ, लगे हाथ कर ही लेते हैं, चलो इसको स्किप ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो, चलो एग्जाम्पल देखते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना इसका, ये थोड़ा सोचना आप सीधा मत कहना, ये प्रूव करवा रहा है, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब is an analytic function, is an analytic function, is an analytic function, find it relative। कि पहले तो सिद्ध करो कि एनालिटिक फंक्शन है, और फिर इसका डेरिवेटिव यानी इसका अवकलन भी बताओ कितना होगा, इसका अवकलन भी बताओ कितना होगा। तो एक बात बताओ, अभी मैंने जब आपको सुफिशियंट कंडीशन करवाई थी, सुफिशियंट कंडीशन की थी हमने, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चंस में ये सुफिशियंट कंडीशन ही लगानी होती है, कि अगर कोई आपको कहे कि बताओ ये एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, तो इसका मतलब पर्याप्त प्रतिबंध, वो सीआर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करे और उसके चारों अवकलन सतत हों, तो फिर वो सिद्ध हो जाता है कि एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ इस फंक्शन को, फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, हाँ सॉरी, देखो फंक्शन है अपना एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यू। तो इसको प्रूव करना है कि ये एनालिटिक होगा, और एनालिटिक, एनालिटिक के लिए क्या प्रूव करते हैं, एट फर्स्ट वी टू प्रूव
सी आर इक्वेशंस एग्जिस्ट। पहले हम सी आर इस फंक्शन के लिए सी आर इक्वेशंस को शो करेंगे। अच्छा, सी आर इक्वेशंस को शो करना है तो एफ जेड इजिकल टू जेड क्यूब है। फंक्शन को शो कर लो ना पहले। एफ जेड इजिकल टू क्या है? जेड क्यूब। और जेड की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि देखो भैया आप सीधी सी बात है, ये पोलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में सी आर इक्वेशन होती है। तो जब तक नहीं कोई फॉर्म दिया गया है तो कार्टेशियन फॉर्म में है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा, यानी रियल पार्ट आएगा, इमेजनरी पार्ट आएगा। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, यानी एक्स और वाई को ले लेते हैं। तो ए प्लस बी के क्यूब में आप इसको ओपन कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कर लो, तो आयोटा वाई क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब हो जाएगा। का फॉर्म लिखो डायरेक्ट, एक्स क्यूब का फॉर्मेट आ जाएगा फाइनली, एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस आयोटा 3x² वाई माइनस वाई, यानी a माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से a प्लस बी होल क्यूब से ओपन कर लो ना, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3, यहाँ से लिखा है मैंने, ठीक है। b मतलब आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर करोगे वो माइनस हो जाएगा, आयोटा आयोटा वालों को एक साथ। तो यहाँ ये आपका पूरा फलन है जेड क्यूब, ये आपका पूरा फलन है जेड क्यूब। जेड क्यूब क्या हो गया आपके पास? जेड क्यूब हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3xy² 3xy प्लस आयोटा 3x² एंड माइनस वाई क्यूब, ये है पूरा। तो ये है आपका एफ जेड, दिया हुआ एफ जेड ये है। और एफ जेड वास्तव में होता क्या है? यू प्लस आयोटा भी। इसका मतलब इसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट तो ये रहा और इमेजनरी पार्ट ये रहा, तो यहाँ से u कितना हो जाएगा इस फंक्शन में? u हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² और v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा 3x² वाई माइनस वाई क्यूब। तो सी आर इक्वेशन के लिए देन क्या निकालते हो आप? डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लो, यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 3x² और यहाँ सिर्फ x के सापेक्ष ही करना है, 3y² कांस्टेंट है, x का करोगे 1 हो जाएगा। फिर आप डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकाल लो, तो ये कितना आएगा? y के सापेक्ष इसका 0 हो जाएगा, माइनस बचेगा और ये हो जाएगा y के सापेक्ष कर रहे हो तो 3x तो बाहर आ जाएगा, y² का 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6x। सिमिलरली आप डेल v अपॉन डेल एक्स निकाल लो, डेल v अपॉन डेल एक्स x के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा 6xy, वो 0 हो जाएगा। और डेल v अपॉन डेल वाई भी निकाल लो, तो डेल v अपॉन डेल वाई इसका करोगे 3x² हो जाएगा और माइनस 3y। क्लियर है? अब देखो सी आर इक्वेशंस क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, आंसर लिखते हैं ना। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर हो गया किसके? डेल वी अपॉन डेल वाई के, बराबर आ रहे दोनों की वैल्यू। और डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर आ रहा है माइनस डेल यू अपॉन डेल, बराबर ही आ रहा है। दोनों बातें ठीक है, और अगर दोनों बातें ठीक है तो इसका मतलब सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है। आप नीचे लिख दो, सो जेड क्यूब सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है, सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है भाई? तो सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट कर गया, ये एक स्टेप क्लियर हो गया। तो मैंने कहा कि जब भी फंक्शंस को पूछे कि एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? पहला स्टेप यही हो कि वो सी आर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करना चाहिए। वो सीरीमान को एग्जिस्ट कर गया, तो फिर अब आप बताओ कि आपके पास जेड क्यूब क्या था? नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है? मैंने कहा चारों जो आपके पास आंशिक अवकलन है वो सतत भी होने चाहिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई 3x² माइनस 3y², 3 कॉमन ले लो, x² माइनस y², और ये वैल्यू किसकी है? डेल वी अपॉन डेल वाई की है। और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आया? या डेल वी अपॉन डेल एक्स या डेल वी अपॉन डेल वाई कहे तो वो आया -6xy, -6xy है डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर, हाँ ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर है ये, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर, या फिर इसको प्लस कर दो और माइनस डेल। क्लियर है? ये मान है। अब देखो भाई ये क्या है? ये तो पोलिनोमियल फंक्शन हो गए ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान ये आया, और डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान क्या है? ये है। इसका मतलब ये फलन क्या है? इस फलन का मान हो गया ये 3x² माइनस 3y²।
और 3x² माइनस 3y² क्या है? ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह हमने नोट लगा के लिखा था कि ये तो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स कंटिन्यूस है। और अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मान भी यही है, सेम ही है। तो इसका मतलब डेल वी अपॉन डेल वाई भी कंटिन्यूस है। ये भी तो पोलिनोमियल ही है, दो घात का। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस है तो इसका मान यही आता है। माइनस होने से तो कंटिन्यूस थोड़ी टूट जाता है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस, चारों कंटिन्यूस है। अतः चारों आंशिक अवकलन सतत है। तो दोनों बातें प्रूव हो गई, दोनों बातें प्रूव है। नीचे लिख देना कि अतः ये सी आर इक्वेशन को एग्जिस्ट करता है और चारों आंशिक अवकलन सतत है। अतः अब z इजिकल टू जेड क्यूब क्या हो गया, अब z इजिकल टू जेड क्यूब क्या है, एक स्लेस इक्वलन है। और वैसे अगर डायरेक्ट पूछ ले तो डायरेक्ट हमने नोट लगा लिया होगा कहीं, नोट लगा के लिख लो कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे एनालिटिक होते हैं। z² है, z³ है, z4 है, जो भी पोलिनोमियल है वो सारे के सारे क्या है, स्लेस इक्वलन है। ये तो हो गया प्रूव। अब इसने कहा था कि इसका अवकलन भी बताओ। तो वैसे देखें तो एफ डैश जेड इजिकल टू जेड के सापेक्ष करना है अवकलन। वैसे एफ डैश जेड होता क्या है, आपने जब लास्ट में कहा था कि ये एनालिटिक फंक्शन सिद्ध करो कि एनालिटिक फंक्शन है, जब पर्याप्त प्रतिबंध कर रहे थे, तो आपने लिखा था डेल यू अपॉन डेल एक्स। वो आर्टिकल निकाल के देखो, डेल वी अपॉन डेल एक्स यही था। दोनों की वैल्यू रख दो, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। और इसका मान आप चेक करके बताना, ये आना चाहिए भाई 3z²। चेक करना थोड़ा, 3x² प्लस y² फॉर्मेट में आएगा। ओके, बाकी कल करते हैं। आपके लिए धन्यवाद।